बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीवीएस की पहले जो है हम एनाटमी करेंगे एज अ डेमो के तौर पे। बाकी जो आपके कॉन्टीन्यूस लेक्चर्स होंगे वो तो एम्ब्रियो से स्टार्ट होंगे, तो हम हर सिस्टम को जो है एम्ब्रियो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर एनाटमी डिस्कस करेंगे, फिर फिजियो, फिर उसकी पैथो, फिर हम फार्मा। हर सिस्टम को हम इस लिहाज से पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला हमारा जो सिस्टम है वो सीवीएस का है। इसके बाद जो है इंशाल्लाह हम इंडो के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले जो आपको पता होनी चाहिए वो है हार्ट की लोकेशन, ठीक है। आपका हार्ट कहाँ पे लोकेट होता है। तो मैं यहाँ पे 3 चीज़ें जो है डिफरेंस बताऊँगा। तो हार्ट की क्या है, हम लोकेशंस को देखेंगे। ये आपके पहला पॉइंट ये है, मिडल मीडिया स्टाइनम में मौजूद होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है आपने याद रखना है, बिहाइंड स्टर्नम। स्टर्नम के पीछे क्या है ये लोकेट होता है, बिहाइंड स्टर्नम। तीसरा पॉइंट क्या है, ये इन फ्रंट होता है आपकी वर्टिब्रा के, और अबव होता है डायफ्राम के। इन फ्रंट इट्स मीन्स कि आपकी जो वर्टिब्रा हैं उनके सामने होगा, ठीक है। और ये क्या है, अबव होगा डायफ्राम के। तो ये लोकेशन आपको क्या है पता होनी चाहिए हार्ट के बारे में, अबव डायफ्राम। क्या, अगेन मैं रिपीट कर दूं, मिडल मीडियस्टाइनम, बिहाइंड स्टर्नम, ठीक है, इन फ्रंट वर्टिब्रा, फिर हमारे पास क्या है अबव डायफ्राम। ये हार्ट की लोकेशन है। कोई आपसे पूछे तो आपने इस तरह से बतानी है, तो ये एक बेहतर सीक्वेंस है हार्ट की लोकेशन बताने में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे पास, यहाँ तक आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास हम डिस्कस करते हैं हमारी फर्स्ट एड के पैटर्न के लिहाज से हार्ट एनाटमी के बारे में। चलो, यहाँ पे जो पहला हमारा टॉपिक है फर्स्ट एड के अंदर एज अ डेमो के तौर पर, वो है हार्ट एनाटमी के बारे में। तो आपको लोकेशन इसकी पता चल गई, ठीक है। अब इस पैराग्राफ में जो हमने चीज़ें देखनी है, ठीक है, इन पे आपने फोकस करना है। आपको पहले पता होना चाहिए आपके कितने हार्ट के कितने चैम्बर्स होते हैं, 4, ठीक है। लेट्स सपोज ये आपका हार्ट है, ठीक है, इसको मैं 4 चीज़ों में डिवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पे आपका राइट एट्रिया है, ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट एट्रिया है, फिर हमारे पास राइट वेंट्रिकल है, फिर हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल है। इस तरह से आपको पहले पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। अच्छा, इसके बाद जो आपके एट्रिया होते हैं, ये एट्रिया वाला पोर्शन जो है ये आपका पोस्टीरियर साइड ऑफ हार्ट बनाता है। ये पॉइंट आपने पहले क्लियर करना है। इसी तरह आपके जो वेंट्रिकल्स होते हैं ये आपके क्या है, इंटीरियर पार्ट ऑफ हार्ट बनाते हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको पहले क्लियर होने चाहिए। ये जो हमारे पास ये वाला टॉपिक है ना, ये निचोड़ है इसका, ठीक है। पहले ये चीज़ें आप क्लियर कर लें। अगेन मैं रिपीट कर दूं, एट्रिया क्या है, आपके पोस्टीरियर साइड ऑफ हार्ट बनाते हैं। वेंट्रिकल्स क्या करते हैं, आपके इंटीरियर साइड ऑफ द हार्ट बनाते हैं, ठीक है। अब इनमें मखसूस चीज़ें हैं, पहले हम देख लेते हैं। अब आपका वो कहता है जो लेफ़्ट, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। आपका जो लेफ़्ट एट्रिया होता है ना, अच्छा, ये जो आपका लेफ़्ट एट्रिया है ना, ये मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट होता है आपके हार्ट का। इसी तरह आपका जो राइट वेंट्रिकल होता है ये आपका मोस्ट इंटीरियर पार्ट होता है हार्ट का। ये चीज़ें आपने पहले याद रखनी है, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हम जो है डिस्कस करेंगे हमारे जो हार्ट के वेल्व्स हैं, ठीक है। 4 टोटल वेल्व्स हैं। एक हमारे पास एओर्टिक वेल्व है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ट्राइकस्पिड वेल्व है, मिट्रल वेल्व है। इसी तरह हमारे पास पुल्मोनिक वेल्व है, ठीक है। ये आपके 4 वेल्व हैं, इनको आपने क्या है याद रख लेना है। अच्छा, इसके बाद जो है हम इसके अंदर पहला जो ये वाला पोर्शन है इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे ना मैं आपको सेपरेटली समझाता हूँ, ये रिमूव करके। चले, यहाँ पे ना मैं अगेन ड्रा करता हूँ। यहाँ पे आपका क्या है, लेट्स सपोज ये आपका लेफ़्ट एट्रिया है, ठीक है। यहाँ पे आपका वेल्व होता है, कौन सा, मिट्रल वेल्व, ठीक है। तो अब उसने ये कहा है, लेट्स सपोज ये आपका लेफ़्ट एट्रियम है और ये आपका क्या है, लेफ़्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। अब ब्लड आता है आपके लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल की तरफ। तो इसमें क्या है, लेट्स सपोज आपके इस लेफ़्ट एट्रियम की क्या है, इन्लार्जमेंट हो चुकी है। इन्लार्जमेंट हो चुकी है ड्यू टू मिट्रल स्टेनोसिस। स्टेनोसिस और रिजिडिटेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। स्टेनोसिस का मतलब होता है नैरो, ठीक है। ये पॉइंट नैरो होगा आपके मिट्रल वेल्व वाला। और रिजिडिटेशन ये आगे हम पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। इसमें होता है आपके लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड बैकवर्ड जाएगा, इसे हम रिजिडिटेशन का नाम देते हैं। ये 2 टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए, ये अगेन अगेन आएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक जो है मैं समझा रहा था कि लेफ़्ट एट्रियम से ब्लड आता है, ठीक है। इसकी इन्लार्जमेंट हो जाएगी ड्यू टू मिट्रल स्टेनोसिस। ये जो आपका मिट्रल वेल्व था ना, ये आपका क्लोज होगा, ऐसे समझें, ठीक है। ब्लड जो है नहीं जा पाएगा। अगर ब्लड लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर नहीं जाएगा तो वो लेफ़्ट एट्रियम में क्या
क्या है अकोमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। जब लेफ़्ट एट्रियम के अंदर ब्लड अकोमुलेट होगा तो अब आपके इसके पीछे, हार्ट के पीछे, लेफ़्ट एट्रियम के पीछे आपके स्ट्रक्चर्स पड़े होते हैं, लाइक आपकी एसोफेगस पड़ी होती है। अब है क्या, आपका लेफ़्ट एट्रियम क्या है, लार्ज हुआ पड़ा है, ये एसोफेगस को कंप्रेस करेगा। अच्छा, एसोफेगस को कंप्रेस करेगा तो पेशेंट डिस्फेजिया के साथ आएगा। डिस्फेजिया मतलब होता है डिफ़िकल्टी इन स्वॉलिंग, ठीक है, कोई भी चीज़ खाएगा तो उसे डिफ़िकल्टी होगी। अच्छा, ये एक स्ट्रक्चर आपका क्या है, कंप्रेस होगा ड्यू टू लेफ़्ट एट्रियम इनलार्जमेंट की वजह से। अच्छा, इसके बाद आपका दूसरा जो है आपकी नर्व होती है लेफ़्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। ये ब्रांच होती है आपकी 10th क्रेनियल नर्व वेगस नर्व की एक ब्रांच है लेफ़्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। इसी तरह आपसे डायरेक्टली आपसे एमसीक्यूज़ पूछेगा कि ऐसी वो कौन सी आपकी नर्व है जो हॉर्सनेस कराती है, ठीक है, तो वो आपकी होती है लेफ़्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, जो कि किसकी ब्रांच है, वेगस नर्व की, और ये क्या कराती है, हॉर्सनेस कराती है। ये आपको पॉइंट्स क्लियर होंगे। सेम टू सेम यही वर्ड जो है वो यूज़ करता है एनाटमी के क्वेश्चन बनाने के लिए एमसीक्यूज़ में, आपको ये पेट चीज़ बताएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक आपकी लेफ़्ट एट्रियम वाली कहानी ख़त्म हुई। अच्छा, एक पॉइंट मैं यहाँ पे बता दूँ, अगर आपकी एसोफेगस प्लस आपकी क्या है, एसोफेगस में डिस्फेजिया और प्लस हॉर्सनेस हो रही है ड्यू टू लेफ़्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व के कंप्रेस होने की वजह से, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं ऑटर्नर सिंड्रोम। ये टर्म आपको क्लियर होनी चाहिए। सिंड्रोम और साइन के अंदर क्या फ़र्क होता है, साइन जो होता है वो चीज़ होती है जो डॉक्टर देखता है, लाइक आपका डॉक्टर क्या है, बीपी मेजर करता है, ठीक है, ऐसी कोई चीज़ें देखता है जो पेशेंट को पता नहीं चलती। और इसी तरह सिम्टम्स क्या होती हैं, सिम्टम्स वो चीज़ें जो पेशेंट खुद आपके डॉक्टर के पास जो है लेके आता है कि भाई मुझे ये मसला है, वोमिटिंग होती है, इस तरह के आपको क्या सिम्टम्स बताएगा। अब आपके जो सिंड्रोम होता है वो कलेक्शन होता है इन साइन और सिम्टम्स का, तो उसे हम सिंड्रोम का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये टर्म्स आई होप के क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे मैं रिमूव करता हूँ अगेन आपका जो राइट वेंट्रिकल वाली कहानी है वो मैं आपको रिपीट करूँ। अच्छा, अब जो है हम स्टार्ट करते हैं राइट वेंट्रिकल से। तो जैसे कि मैंने बताया कि राइट वेंट्रिकल मोस्ट इंटीरियर पार्ट है आपके हार्ट का, और सबसे लाइक कोई भी ट्रॉमा होता है तो उसमें ये आपका क्या है, पार्ट क्या है, डैमेज होता है, इंजर्ड होता है, ठीक है। ये सीधे सीधे एमसीक्यूज़ हैं। अच्छा, इसी तरह आपके लेफ़्ट वेंट्रिकल जो है वो आपका अबाउट 2/3 और राइट वेंट्रिकल अबाउट 1/3 इंफीरियर कार्डिक सरफेस पे क्या है लोकेट होते हैं। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। इस पेज का मैं एक आपको ओवरव्यू दूँ तो वो ये है कि ऑटनर सिंड्रोम क्या है, ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ एसोफेगस एंड द लेफ़्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, ये आपका ऑटनर सिंड्रोम होता है। सारी कहानी कौन सी है, आपके लेफ़्ट एट्रियम की एनलार्जमेंट की वजह से। ये क्यों हुई, आपका मिट्रल वाल्व जो था उस पर स्टेनोसिस हो गई थी, स्टेनोसिस हुई जिसकी वजह से आपका लेफ़्ट एट्रियम में ब्लड अकोमुलेट होने लग गया। ब्लड अकोमुलेट हुआ तो आपकी एसोफेगस जो आपके हार्ट के पीछे पड़ी है वो कंप्रेस हुई। इसी तरह आपका लेफ़्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व भी कंप्रेस हुआ। तो इस सिम्टम्स के साथ पेशेंट आएगा, ठीक है, डिस्फेजिया हो रहा है, उसे हॉर्सनेस हो रही है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं ऑटर्नर सिंड्रोम। इसी तरह आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है मोस्ट कॉमन इंजर्ड इन ट्रॉमा के अंदर कौन सा हार्ट का चैम्बर जो है इन्वॉल्व होता है, आपको दे देगा लेफ़्ट एट्रिया, राइट एट्रिया, ठीक है, राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट एट्रिया, तो आपने राइट वेंट्रिकल को चूज़ करना है। ये एमसीक्यूज़ थे, ठीक है, एनाटमी के अंदर। यहाँ तक आई होप कि क्लियर हो गया होगा सब। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है पेरिकार्डियम का, ठीक है। अब पेरिकार्डियम में जो चीज़ें हमने देखनी है वो ये है कि उनकी लेयर्स आपको पता होनी चाहिए। फाइब्रस पेरिकार्डियम है, पेरिटल पेरिकार्डियम है, एपिकार्डियम है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ड्रा करता हूँ ताकि आपको क्लियर पता चल जाए। अच्छा, लेट्स सपोज ये जो है हार्ट है, ठीक है। अब हार्ट के दरमियान यहाँ पे आपकी एक लेयर आएगी, मैं जो है सेटिंग करता हूँ इसको, ठीक है, फ़िलहाल आप इनको जो है ऐसे लिख लें। अच्छा, इसके बाद एक और लेयर आएगी, इसके बाद और लेयर आएगी जो आपकी चेस्ट के साथ अटैच होती है, इसे हम फाइब्रस पेरिकार्डियम बोलते हैं, ठीक है। ये वाली आपकी लेयर पहली जो चेस्ट के साथ अटैच होती है। अच्छा, इसके बाद ये जो होती है ये आपकी कौन सी होती है, पेरिटल पेरिकार्डियम, ठीक है, और जो हार्ट के साथ होती है विसरल पेरिकार्डियम जो है आपकी पेरिकार्डियम होती है। अच्छा, अब जो आपकी विसरल और जो है पेरिटल पेरिकार्डियम के दरमियान स्पेस आती है, ये वाली जो स्पेस है ना, इसे हम नाम देते हैं पेरिकार्डियल स्पेस, ठीक है। आगे टॉपिक आएगा पैथोलॉजी के अंदर, हम वो डिस्कस करेंगे उसमें, ठीक है। फ़िलहाल आप इतनी जो है एनाटमी आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, लेयर्स क्लियर हो गई। अब यहाँ पे होता क्या है पेरिकार्डियम के अंदर, ड्यू टू इन्फ्लेमेशन, जिसे हम पेरिकार्डाइटिस बोलते हैं, ठीक है। पेरिकार्डाइटिस के साथ पेशेंट जो है आपको कंप्लेन लेके आता है कि सम टाइम उसे नेक में पेन होता है, सम टाइम आर्म्स में पेन होता है, या दोनों शोल्डर्स के अंदर
पेन होता है, और मोस्ट ऑफन जो होता है वो उसको लेफ़्ट शोल्डर के अंदर होगा, ठीक है। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, ड्यू टू पेरिकार्डिटिस। और इसमें वो नर्व कौन सी होती है जो पेशेंट को पेन दे रही होती है, तो ये आपका एनाटमी के अंदर मोस्ट फेवरेट जो है आपका एमसीक्यूज़ है। फ्रेनिक नर्व आपकी ये गुजर रही होती है, ठीक है। फ्रेनिक नर्व की वजह से पेशेंट को नेक, आर्म्स और शोल्डर्स पे पेन होगा, ठीक है। जहाँ जहाँ ये आपकी फ्रेनिक नर्व गुजरेगी वहाँ वहाँ उस पेशेंट को पेन होगा, ठीक है। ये आपका पेरिकार्डियम के बारे में क्या टॉपिक था। तो ये छोटे से 2 टॉपिक्स थे जिनका मैंने डेमो बनाया, ठीक है। तब तक अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने सब्सक्रिप्शन वगैरह लेनी है तो उसके लिए फ़र्दर आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर लें, ठीक है। फिर हम कर लेंगे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।